हमारा पहला क्वेश्चन है, एनालिसिस एनी 6 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। 1947 में जब हमारे देश को डिवाइड करके 2 कंट्री बना दिया गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके बाद एज ए रिजल्ट क्या हुआ था हमारे देश के अंदर, एज ए रिजल्ट हमारे देश के अंदर कौन से सिचुएशंस एंड कौन से प्रॉब्लम्स हुए थे, वो आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आ सकता है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर 6 मार्क्स का आता है तो 6 रीज़न आपको लिखना है। ये क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का आता है तो 4 रीज़न लिखना है, और 2 मार्क्स का आता है तो 2 रीज़न लिखना है, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स सभी कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, एनालिसिस एनी 3 रीजंस रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। हमारा जो सोवियत यूनियन था, जिसको हम यूएसएसआर भी बोलते हैं, ठीक है, इसका जो डिसइंटीग्रेशन हो गया, ये जो टूट गया, ये जो नष्ट हो गया, ठीक है, 1990s में, उसके पीछे कौन से ऐसे रीजंस थे, कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल था, इसको आपको 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है एंड 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको हर कैटेगरी के लिए प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अगर 6 मार्क्स का आता है तो मिनिमम 6 रीज़न लिखना है, 4 मार्क्स का आता है तो 4 रीज़न लिखना है, एंड 2 मार्क्स का आता है तो 2 रीज़न लिखना है, ठीक है। ये भी 5 स्टार लगा लो। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इन सब का आंसर आपको कहाँ मिलेगा? आपको इन सब का आंसर एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको इन सब का आंसर गूगल एंड अदर जो बहुत सारे पब्लिशर्स हैं उनके बुक्स में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। फिर भी आपको इन सब का आंसर नहीं मिलता है तो यू कैन मैसेज अस। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप हमें मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनालाइज एनी 3 रीजन फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी ऑफ 1975। ये इंडिया वाले बुक्स है। 1975 में जो इंदिरा गांधी थी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। इस इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे 3 रीज़न आपको एक्सप्लेन करने, 3 मेन रीज़न एक्सप्लेन करने। देखो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का आ सकता है, 4 मार्क्स का आ सकता है, 6 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है, आपको 3 रीज़न एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का आ गया, तो आपको एक रीज़न 2 मार्क्स के लिए लिखना है। दैट मीन्स थोड़ा बड़ा करके लिखना है, छोटा पॉइंट्स पे नहीं लिखना है, ठीक है। आपको सीबीएसई के गाइडलाइन से अच्छे से फॉलो करना है, लाइक कितने वर्ड्स में लिखना है, कितने पॉइंट्स में लिखना है, ऑल एंड ऑल दिस, ठीक है। अगर आपको आंसर राइटिंग में कोई भी दिक्कत होता है, आपको आंसर राइटिंग में समझ नहीं आ रहा है कैसे लिखे, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपको दिक्कत आ रहा है, आप हमारा आंसर राइटिंग वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारा आंसर राइटिंग कोर्स ज्वाइन करते हो, इसमें आपको बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ मिलेगा, एकदम लो कॉस्ट में आपको बहुत अच्छे से लिखना सिखाया जाएगा फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, एग्जामिन एनी 4 क्राइटेरिया प्रपोज्ड फॉर द न्यू मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको यहाँ पे बोला गया कि 4 क्राइटेरिया बताओ जिसके वजह से आप और कोई भी देश, ऑब्वियसली कोई भी देश, आप तो नहीं बनोगे, कोई भी देश अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया होगा। लाइक जैसे कि इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, ठीक है, मिलिट्री पावर होना चाहिए, ऐसे करके टोटल आपके बुक में 6-7 क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। बट आपको नंबर वाइज लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आई थिंक 4 मार्क्स का है, ठीक है। सो यहाँ पे 4 क्राइटेरिया बोला गया। अगर 6 मार्क्स का आता है तो 6 क्राइटेरिया बोलेंगे, 2 मार्क्स का आता है तो 2 क्राइटेरिया बोलेंगे। सो ये भी क्वेश्चन आप 5 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए। इस क्वेश्चन को आपका आंसर वर्ल्ड वाले बुक में मिल जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको प्रिपेयर करके जाते हो, ठीक है, तो आई एम श्योर आपका बहुत हेल्प हो जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। आपका 5वां क्वेश्चन है, हाईलाइट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए। देखो ये आपके इंडिया वाले बुक से, ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से, ठीक है। इस पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनते हैं कि लाइक आपको पूछ सकता है कि डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और ऐसे करके लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल आपको पूछ सकता है। तो आपको जब 6 मार्क्स का है तब आपको पॉलिटिकल भी एक्सप्लेन करना है, इकोनॉमिक भी करना है, कल्चरल भी करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का एंड 2 मार्क्स का भी पूछता है, ठीक है। सो इन केस ऑफ 4 मार्क्स और 2 मार्क्स पूछे तो आपको पर्टिकुलरली पूछेगा, लाइक एक्सप्लेन द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन और एक्सप्लेन द कल्चरल ग्लोबलाइजेशन एट द सिचुएशन। आपको जो पूछता है वही लिखना है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी 2, 4 और 6 मार्क्स का पूछ सकते हैं, आपको इन दिस वे प्रिपेयर करना है।
ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द जनरल इलेक्शन of 1952 in India were a landmark in the history of the democracy in the world. Discuss this statement. देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार लगा लो इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1952 में जब हमारे देश में इलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो वो इलेक्शन को एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है। क्यों? देखिए, जैसे कि हमारा देश ब्रिटिश के अंडर था, पहले उससे पहले कभी इलेक्शन नहीं हुआ था हमारे देश के अंदर, तो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्शन करवाना बहुत ही मुश्किल था हमारे सरकार के लिए। उस समय इलेक्शन कमीशन को बनाना एक मतलब उस समय बहुत करोड़ों में पॉपुलेशन था हमारे देश का, 30-40 करोड़ पॉपुलेशन था, उस 30-40 करोड़ पॉपुलेशन का वोट करवाना ऑल एंड ऑल वाज वेरी डिफिकल्ट। इन दिस सिचुएशन हमारी सरकार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोट करवाया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपके CBSE में पूछ सकते हैं, ठीक है। देन आवर क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट इन द सिक्योरिटी थ्रेट। ओके, सो देखिए जो थ्रेट्स होते हैं, ये वर्ल्ड वाले बुक से, सिक्योरिटी वाले चैप्टर से, देखिए जो थ्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेनली न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट लाइक टेररिज्म, माइग्रेशन, ओके, ऑल एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन मेनली 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स में पूछ सकता है एंड 6 मार्क्स में भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर 6 मार्क्स में पूछता है तो मिनिमम आपको 6 पॉइंट एक्सप्लेन करना होगा, 4 मार्क्स में तो 4 पॉइंट, 2 मार्क्स में आए तो 2 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। सो आपको आज हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, आपको सारे क्वेश्चन ऑल मतलब 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स सबके लिए प्रिपेयर करना है कि आपके बोर्ड्स में, आई एम श्योर आज हमने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है कि आपके बोर्ड्स में जो भी आए आप एकदम अच्छे से लिख पाओ एंड आफ्टर बोर्ड एग्जाम बहुत खुशी से बोल सको कि सर ने बोला था कि ये वाले क्वेश्चंस आएंगे एंड ये वाले क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। सो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। उसके दौरान भी आपको कोई भी दिक्कत होता है बोर्ड्स के प्रिपरेशन में, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईलाइट एनी 3 चैलेंजेस फेस बाय द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये तो आपके पहले चैप्टर से है, देखो आपके बुक में पहले चैप्टर का 2nd पेज में है कि 3 इंडिया ने मेन चैलेंजेस फेस किया था। इस पर मेनली 2 मार्क्स का एंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन ही बनता है, ठीक है। 2 मार्क्स एंड 6 मार्क्स में से क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर 6 मार्क्स का बनता है तो तीनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एकदम पॉइंट देकर अच्छे से एक्सप्लेन करना है तीनों पॉइंट्स को, ठीक है। उसके बाद देखो जो ये 3 चैलेंजेस है, ओके, इन 3 चैलेंजेस में 1 पॉइंट का 2 मार्क्स होता है, ठीक है। तो इसका अगर 6 मार्क्स में आता है, ठीक है। सो आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा 9वां क्वेश्चन है, 5 मेजर डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स इन द पीरियड ऑफ 1989। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मतलब इसको डबल 5 स्टार दे के रख दो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पॉलिटिक्स इन इंडिया वाले बुक के लास्ट चैप्टर से है, एकदम पहले पेज में ये है। 5 डेवलपमेंट्स, ठीक है, 5 डेवलपमेंट हो रखे थे आपके 1989 के पीरियड में भारत के पॉलिटिक्स में, ठीक है। उसको लिखना है, जैसे कि अयोध्या डिस्प्यूट हो गया, राजीव गांधी जी का डेथ हो गया, ठीक है, OBC इशू हो गया, ये ऐसे करके टोटल 5 कांड हो रखे थे उस पीरियड में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इस क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर कर लो क्योंकि इसका आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका, डिस्कस एनी 6 फीचर्स एंड लिमिटेशन ऑफ द USSR और सोवियत यूनियन। जो USSR और सोवियत यूनियन, जैसे कि पता है एक ही था USSR, सोवियत यूनियन, सोशलिस्ट ब्लॉक, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स एंड कुछ लिमिटेशन, ये आपके इंडिया वर्ल्ड वाले बुक से है, ये आपके वर्ल्ड वाले बुक से है, ठीक है, वर्ल्ड वाले बुक से। इसमें पहला जो चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है, इस एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर का पहला क्वेश्चन ही ये है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा के रख दो, आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, 98% इस क्वेश्चन को आने का चांस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको कर लेना है। ओके, फीचर्स में आपको लिखना है कि क्या अच्छा था, जैसे कि पिन से लेकर कार तक सब बनाता था, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता था, खाना देता था, सब लोगों को देख के रखता था, ऑल एंड ऑल। लिमिटेशन में ज़्यादा वो क्या था अपना, बहुत ही कठिन था, बहुत ही रूड उसका रूल था, ठीक है। लोगों का एस्पिरेशंस वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, लोगों को जो चाहिए था वो था, ऑल एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद देखो, हाईलाइट एनी 3 एनवायरमेंटल कंसर्न सिग्निफिकेंट टू द ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये वर्ल्ड वाले बुक से है, एनवायरमेंट चैप्टर से, ठीक है। आपका जो एनवायरमेंट चैप्टर है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का 4 स्टार लगा दो, इस क्वेश्चन का आने का चांस है, ठीक है। 90% इस क्वेश्चन का आने का चांस है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि आप 3 ऐसे एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ठीक है, जो एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
3 ऐसे एनवायरमेंटल कंसर्न जिसको आपको एक्सप्लेन करना है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में उसका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है, ठीक है। ऐसे 3 पार्ट्स, 3 कंसर्न्स, एनवायरमेंटल कंसर्न्स आपको लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द लेसन्स वी लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी ऑफ 1975। 1975 में जो इमरजेंसी हुआ था, ठीक है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, इस इमरजेंसी की वजह से हम लोग, वी ह्यूमंस, हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोगों को क्या सीख मिलता है, हम लोगों को क्या लेसन मिलता है इस इमरजेंसी की वजह से। ये आपके एनसीईआरटी की बुक का जो इंडिया वाला पार्ट है, इंडिया वाला पार्ट है, उस बुक से है, ठीक है। सो इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 13th नंबर क्वेश्चन है डिस्कस इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। 14th नंबर क्वेश्चन है डिस्कस इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप, ठीक है। देखिए ये दोनों आपके इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों वाले बुक से आप लिख सकते हो, जो आपका चैप्टर है फॉरेन पॉलिसी एंड ऑल वो चैप्टर्स है, ठीक है, उनमें से, और कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, ये जो चैप्टर्स है, इन चैप्टर से आपको ये लिखना होता है, ठीक है। मेनली आप ये दोनों क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स का भी पूछ सकता है, 6 मार्क्स का भी पूछ सकता है कि इंडिया का जो इसके नाइबरिंग कंट्रीज, ठीक है, ये पाकिस्तान हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है ना, आपको दूसरे कंट्रीज लाइक श्रीलंका, ओके, एंड लाइक नेपाल, भूटान, इन सारे कंट्रीज़ के साथ इंडिया का कैसा रिलेशन है, ये भी आपको 4 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बट मेनली बांग्लादेश और पाकिस्तान का आप 6 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में पूछ सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट 15th नंबर क्वेश्चन जो आपको बोलता है एक्सप्लेन द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट कुछ ईयर्स में ये 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स में सीबीएसई ने पूछा है बहुत बार, तो आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो कैसा है, ठीक है। ये आप पॉइंट्स में लिखेंगे, सारे क्वेश्चंस आप पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है। बट आपको अच्छे से आपका आंसर प्रेजेंटेशन शो करना है, ठीक है। अगर आपका आंसर प्रेजेंटेशन और किसी भी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत आ रहा है, आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और आप हमको हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। नंबर नीचे दिया हुआ है, ओके। अब देखिए 16th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस पार्टी 1969। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सीबीएसई बहुत बार ये पूछता है, 2024 में पूछने का चांस बहुत ही ज़्यादा है कि 1969 में ऐसे कौन से रीजन्स थे जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कांग्रेस पार्टी था, ठीक है, पहले आपको पता था ओल्ड कांग्रेस, उसके बाद कांग्रेस आर आया, पहले कांग्रेस ओ था, ठीक है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट हुआ, ये जो कांग्रेस पार्टी में दरार आ गया, कांग्रेस पार्टी जो बीच में से टूट गया, इसको टूटने का पीछे कौन सा सबसे बड़ा रीजन था, ठीक है। 6 मार्क्स का पूछ सकता है, 4 मार्क्स का पूछ सकता है, मेनली 6 और 4 का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि ऐसे कौन से मेजर प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के, जैसे कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऐसे करके टोटल जो 6 और 5, ओके, जो आपके मेजर काउंसिल्स है और मेजर जो ऑर्गन्स है सिक्योरिटी काउंसिल्स के, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, वर्ल्ड वाले बुक से आता है। नेक्स्ट आप देखिए लास्ट के 3 क्वेश्चन। 18th नंबर क्वेश्चन जो आपको बोलता है डिस्कस द रोल ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड द आसियान एज अ सेंटर ऑफ पावर, न्यू सेंटर ऑफ पावर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोल रहा है जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, ये आपके वर्ल्ड वाले बुक से यूरोपियन यूनियन एंड आसियान, ठीक है, वो जो एक न्यू सेंटर ऑफ पावर, एक नया सेंटर ऑफ पावर के रूप में उभरा है, उसके फीचर्स हो गया, उसके फंक्शंस हो गया, वो लिखना है। ये 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 6 मार्क्स का भी आ सकता है, आपको दोनों के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड ये सेपरेटली भी आ सकता है कि आप यूरोपियन यूनियन के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, आप लाइक आसियान के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, आप यूरोपियन यूनियन के फीचर्स बोलिए, आसियान के फीचर्स बोलिए, सेपरेटली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके लिए यू मीन बाय द कॉमन बट डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एनवायरमेंट चैप्टर से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाले बुक से है, ठीक है। कॉमन बट डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इसका मतलब आप क्या समझते हो, ये 2 मार्क्स का एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड इसके साथ ही यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ग्लोबल कॉमन के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ये जो ग्लोबल कॉमन है ये 4 मार्क्स का ज़्यादातर आता है, बट 2 मार्क्स का भी पूछ सकता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। लास्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक ऑफ इंडिया वाला बुक से है, ठीक है, इंडियन वाले बुक से।
3 issues dominated the politics of नॉर्थ ईस्ट इंडिया। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, पूर्वांचल जो जगह है नॉर्थ ईस्ट में, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन से 3 इश्यूज है, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो गया, ठीक है, घुसपैठियों का बाहर से घुस जाना हो गया, ऐसे करके 3 जो इश्यूज है, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का एंड 6 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर 1990s। इंडिया में जो कॉलिशन पॉलिटिक्स था, ठीक है, और आप कह सकते हो लाइक इंडिया में जो कॉलिशन पॉलिटिक्स, और आप कह सकते हो इंडिया में जो 5-6 पार्टी मिलके एक साथ सरकार बनाता है 1990s के बाद, उसका जो सिचुएशन था, क्या सिचुएशन था, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे मेनली 1990 से 2020 तक जो कॉलिशन रहा गवर्नमेंट में, मेनली कैसे कैसे सरकार में कॉलिशन रहा, जैसे कि यूपीए एनडीए का कॉन्सेप्ट, ये सारा चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है। एंड 1990 से लेकर मेनली 2020 तक कौन से पीरियड में कौन सा सरकार चला है, वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन को बहुत तरह से घुमा के भी पूछ सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन इशू ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया और व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मेनली जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया था, वहाँ का जो पीपल है, उन लोगों को मेनली 3 डिमांड वो लोग चाहते थे, स्पेशली जो असम के लोग थे, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्या इशू था, वो भी आपकी बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कश्मीर इशू इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर से है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। कश्मीर में क्या क्या इशू हुआ था वो मेनली आपको एक्सप्लेन करने। कश्मीर इशू, इसमें मेनली प्रॉब्लम क्या था एंड इसका क्या सल्यूशन रहा है या सल्यूशन नहीं भी मिला है। आज भी कश्मीर एक बहुत ही डिस्कशन, आज भी कश्मीर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है, कश्मीर इशू, ठीक है। तो पूरा कश्मीर इशू को आपको एक्सप्लेन करना है, जो आपके रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर के पहले पार्ट में, पहले पेजेस में मिल जाएगा। द शाह कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1977 बाय द जनता पार्टी। जो जनता पार्टी नया सरकार बनाता है 1977 में, जो पहला अपोजिशन नॉन कांग्रेस सरकार बनता है, उसने जो शाह कमीशन अपॉइंटमेंट किया था, ठीक है, उसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करो। व्हाई वाज इट अपॉइंटेड एंड व्हाट आर इट्स फाइंडिंग। इसको क्यों अपॉइंट किया गया था एंड इसका मेन फाइंडिंग क्या था, इसका मेन उद्देश्य क्या था एंड इसका मेन कामकाज क्या था, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो शाह कमीशन वाला इशू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962। 1962 में जो इंडिया एंड चाइना के बीच वार हुआ, 1962 में जो इंडिया एंड चाइना के बीच युद्ध हुआ, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। मेनली यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है और कैसे क्वेश्चन आ सकता है घुमा के बोर्ड एग्जाम में, लाइक जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में क्यों वार हुआ, ठीक है, इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक इस वार को अगर ना होता तो आज इंडिया और चाइना का क्या रिलेशन होता, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। तो इंडिया और चाइना वाला इशू को आपको अच्छे से कर लेना है। एक्सप्लेन द इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। इंडिया एंड पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप था वो आपको एक्सप्लेन करना है। देखो मेनली इंडिया और पाकिस्तान में क्या इशू है, ठीक है। 1947 के बाद में हमारा कश्मीर को लेके इशू हो गया, उसके बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ वार हो गया, 1971 में एक इशू हुआ, बाद में कारगिल में इशू हुआ, ठीक है, उसके बाद 2019 में भी पुलवामा इशू। ऐसे करके इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जितने भी वार्स हुए, इस क्वेश्चन में आपको मेनली एक्सप्लेन करना है। एंड पाकिस्तान के साथ हमारा जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो रिलेशन रहा है, हेल्दी रिलेशन एंड जो पाकिस्तान के साथ हमारा बुरा रिलेशन, खराब एंड अच्छा दोनों रिलेशन आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का सिर्फ रीजन के लिए पूछ सकता है, 6 मार्क्स का सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस के लिए पूछ सकता है। लाइक 6 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे जिसमें आपको बताने को बोला है कि कॉन्सिक्वेंसेस बताओ। मेनली देखो यहाँ पे इंडिया में जो पार्टीशन हुआ, ठीक है, पहले तो पूरा अनडिवाइडेड इंडिया था, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब एक साथ था, ठीक है। तो इंडिया को, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया को, जिसको हम पहले ब्रिटिश इंडिया कहते थे, उसको तोड़ के 3 देशों में बांट दिया था। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान दोनों मिला के एक देश एंड इंडिया, ठीक है। अभी तो बांग्लादेश एक हो गया, पाकिस्तान एक हो गया एंड इंडिया एक हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हुआ, कैसे पार्टीशन हुआ, क्यों हुआ एंड एज ए रिजल्ट पार्टीशन का रिजल्ट के रूप में हमको क्या देखने को मिला। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों को बहुत चीज़ें झेलना पड़ा एंड सो मेनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलाबोरेट द 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इंडिया ने फेस किया जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के डायरेक्टली बाद इंडिया ने कौन से मेनली चैलेंजेस फेस किया, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन योर डेली लाइफ। डेली लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में हमें ग्लोबलाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है। ग्लोबलाइजेशन
हमारे डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। लाइक जैसे कि हम बहुत सारे गुड्स यूज़ करते हैं, हम बहुत सारे सर्विसेज यूज़ करते हैं ना, हम बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं जो हमारे डेली लाइफ का जो ग्लोबलाइजेशन का चीज़ें है, और आप कह सकते हो हमारे डेली लाइफ की चीज़ों में अफेक्ट करता है, और उन चीज़ों का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनाइजेशन एंड हेटेरोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन एंड हेटेरोजेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस करना है जो आपके ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। एक्सप्लेन द फैक्टर दैट लीड टू द राइज ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ऐसे कौन से फैक्टर है जो ओबीसी, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के पॉलिटिक्स के राइज में बहुत राइज हो, ऐसे कौन से फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी टू एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में 2 एनवायरमेंटल मूवमेंट क्या क्या था वो आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सरदार पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सजेस्ट एनी टू मेजर्स टू क्रिएट द हेल्दी रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। ऐसे कुछ मेजर्स आप बोलिए जिसके वजह से हम एक बहुत अच्छा एक हेल्दी रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ। ये क्वेश्चन चाइना के साथ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ मेजर्स आप बोलिए, ऐसे कुछ तरीके आप बोलिए जिसकी वजह से हम इंडिया एंड चाइना का और पाकिस्तान का एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। इस पर ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाईलाइट एनी 3 मेजर डेवलपमेंट टुक प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग NDA 3 एंड NDA 4। NDA 3 NDA 4 दैट मीन्स प्रेजेंटली जो हमारा गवर्नमेंट है, ठीक है, मोदी जी का गवर्नमेंट जो 2014 से 19 तक, 19 से 24 तक जो गवर्नमेंट रन कर रहा है उसके टाइम पीरियड में, ठीक है, यहाँ पर एनी 3 बताया गया आपको, बट आपको ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का भी पूछ सकता है। लाइक एनी 6 डेवलपमेंट्स जो मोदी जी के पीरियड में और NDA 3 NDA 4 गवर्नमेंट में हुआ है। ठीक है, क्या क्या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हुआ है जिसको आपको 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का पूछ सकता है। ठीक है, और 16 नंबर क्वेश्चन सेज दैट हाईलाइट एनी 3 इंटरनेशनल एनवायरमेंटल मूवमेंट एंड जो कोई भी पूरे वर्ल्ड में 3 इंटरनेशनल जो एनवायरमेंटल मूवमेंट है वो आपको एक्सप्लेन करना है। एनवायरमेंट चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट। हाईलाइट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ कॉन्सेंसस दैट एमर्जेंस अमंग द मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2004। ऐसे मेनली 3 कॉन्सेंसस आपको एक्सप्लेन करना है जो 2004 के इलेक्शन के बाद हमको देखने को मिला है। In August 2019, Article 370 was abrogated from the Indian Constitution. Highlight any 4 effects of the changes. यहाँ पे बताया गया है कि 370 आर्टिकल 370 हटाया गया है 2019 अगस्त में। ठीक है, एज ए रिजल्ट इसको हटाने के बाद हमारे भारत देश में कौन सा इफेक्ट हुआ है और स्पेशली कश्मीर में क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिले वो आपको एक्सप्लेन करना है। आवर 19th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट वाला पॉलिसी है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। इंडिया ने क्यों नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अडॉप्ट किया है, एज ए रिजल्ट इंडिया को क्या क्या मिला। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ द सिक्योरिटी। हमको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है किसके बीच में, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी के बीच में एक बहुत अच्छा डिफरेंशिएट बनाना है। एक डिफरेंस का क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन क्या था एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के क्या फंक्शंस थे। देखो मेनली यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको घुमा के भी पूछ सकता है बोर्ड में। मैंने 3 टाइप्स का घुमा के लिखा है बोर्ड में, और भी इसको घुमा के पूछ सकते हैं, बट आंसर विल बी सेम। देखो ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट नेम ऑफ सोवियत यूनियन एंड व्हाट वाज इट्स फंक्शन। एक्सप्लेन द पॉजिटिव साइड्स ऑफ द सोवियत यूनियन एंड इट्स फीचर्स ऑफ रूलिंग। देखो एक क्वेश्चन कोई बहुत तरह से घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली आपको आंसर में बताना है कि सोवियत यूनियन था क्या। लाइक जैसे कि कैसे शुरू हुआ बताना है, उसके डिफरेंट नेम्स बताने हैं, उसका एक्चुअली काम क्या था वो बताना है। पहला तो ये हो गया। इसके फंक्शंस में आपके मेनली जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का फर्स्ट पेज है उस पर दिया हुआ है, जैसे कि वो अपने देश में कार टू पेन सब बना सकता था, वहाँ पे नो एम्प्लॉयमेंट था, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट था ही नहीं, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट था ही नहीं। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे फीचर्स है जो आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स सभी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज शॉक थेरेपी। एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड द शॉक थेरेपी। ये भी सेम चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से है कि शॉक थेरेपी क्या था। इस क्वेश्चन को भी हमने 3 टाइप्स में घुमा के लिखा है। आपको इसको कुछ भी पूछ सकता है बट आंसर विल बी सेम। लाइक शॉक थेरेपी क्या था, पहले तो इसको एक्सप्लेन करना है कि शॉक थेरेपी क्या था। ठीक है, एंड इसके पीछे का रीज़न, ठीक है, क्यों हुआ शॉक थेरेपी के पीछे का रीज़न मेनली आपको बताना है, एंड उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे भी पूछेगा आपको आंसर सेम ही लिखना है कि शॉक थेरेपी क्या था, रीज़न क्या था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द यूरोपियन यूनियन एंड आसियान रिड्यूस द पोजीशन ऑफ अमेरिका टू क्रिएट ए डोमिनेंस ऑफ द वर्ल्ड।
देखिए यहाँ पे बताया गया है कैसे यूरोपियन यूनियन एंड आसियान जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने रिड्यूस किया जो अमेरिका का जो अल्टीमेट पावर था, अमेरिका का जो हेजेमोनी था, उसको कैसे यूरोपियन यूनियन एंड आसियान ने रिड्यूस किया। इसमें मेनली आप यूरोपियन यूनियन के फंक्शंस, आसियान के फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं एंड इनके वर्किंग, इनका पोजीशन वर्ल्ड में वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको लिखना है कि इन्होंने ऐसा क्या किया जिसके वजह से जो अमेरिका अल्टीमेट पावर में था उसका पावर थोड़ा रिड्यूस हुआ एज कम्पेयर टू अर्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या ही कहूँ कि क्वेश्चन में बताया गया है कि कैसे चाइनीज़ इकोनॉमी का ग्रोथ और राइज हुआ, वो आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे मेनली जो आपका चाइनीज़ इकोनॉमी है वो आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इससे लाइक एमसीक्यू भी पूछ सकता है, 2-4 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सेवरल फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान फेल्यूर इन द बिल्डिंग ऑफ द स्टेबल डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन इतना ही इंपॉर्टेंट है, मतलब 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी वो अच्छे से नहीं चल पाया एंड डेमोक्रेसी बार बार टूटता गया, ऐसे कौन सी चीज़ें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। सो इसके जो फंक्शन है वो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक हो गया इसका इंपॉर्टेंस, ठीक है, एक हो गया इसके फंक्शंस, ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन टू कोऑपरेट अमंग द वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आप यहाँ पे मेनली फंक्शंस बताया गया है। ठीक है, फंक्शन बताया गया है यूनाइटेड नेशन का। आप यहाँ पे मेनली यूनाइटेड नेशन के क्या कामकाज होते हैं, यूनाइटेड नेशन के मेन जो वर्क्स होते हैं, ठीक है, क्या उसके कामकाज होते हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, वही बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट्स इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड में। न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट सिक्योरिटी वाले चैप्टर से न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट वाले टॉपिक से, इसमें मेनली 4 और 5 जो सोर्स ऑफ थ्रेट है वो लिख सकते हो। क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के परस्पेक्टिव से। क्वेश्चन एक्सप्लेन द इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड सिक्योरिटी। पूरे विश्व की सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो आपको एक्सप्लेन करना है कि इंडिया का क्या ऐसा सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, ये भी सेम चैप्टर से है कंटेम्प्रेरी, ये भी सेम चैप्टर से, सिक्योरिटी वाले चैप्टर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का क्या स्ट्रेटेजी है। 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है वाइल स्टडिंग एंड आप अगर CUET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए बोर्ड एग्जाम रिलेटेड, जैसे कि अभी पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एग्जाम बाकी है, इनके रिलेटेड एंड CUET के रिलेटेड, सो यू कैन मैसेज अस, वी विल श्योरली हेल्प यू। आर्ट्स एटमोसफियर, एंटार्क्टिका, ओशन फ्लोर, आउटर स्पेस इज द कंसिडर इज द ग्लोबल कॉमन्स। ये जो चीज़ें हैं उसको हम ग्लोबल कॉमन्स मानते हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन को बहुत टाइप से पूछ सकता है, लाइक एक्सप्लेन द ग्लोबल कॉमन्स, ओके, लाइक एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, ऐसा भी पूछ सकते हो। व्हाट इज ग्लोबल कॉमन, एक्सप्लेन इट। ठीक है, सो ग्लोबल कॉमन क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे मेनली 4 चीज़ जो है, अर्थ का एटमोसफियर हो गया, एंटार्क्टिका हो गया, ठीक है, ओशन फ्लोर हो गया, आउटर स्पेस हो गया, ये सब ग्लोबल कॉमन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन सारी चीज़ों पर किसी एक आदमी का और किसी एक देश का कंट्रोल नहीं है, इन सारी चीज़ों को पूरा विश्व का कंट्रोल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटेड इन ग्लोबलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है, टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है, ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार का क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एवेल्यूट द इम्पैक्ट ऑफ द चेंजिंग रूल ऑफ द स्टेट इन द डेवलपिंग कंट्रीज इन लाइट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। देखो, क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे आपको क्रिटिकली एवेल्यूट करने के लिए बोला गया है। क्या? जो इम्पैक्ट है चेंजिंग रोल। ठीक है, क्रिटिकली आपको यहाँ पे एवेल्यूट करने को बोला गया है जो चेंजिंग रोल है ऑफ द स्टेट्स, मतलब देशों का जो चेंजिंग रोल है इन द डेवलपिंग कंट्रीज इन लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो, ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से जो कंट्रीज का चेंजिंग रूप है, लाइक जैसे कि आप यहाँ पे बोल सकते हो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कंट्रीज का रूप रंग बदल रहा है, ठीक है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे बदल रहा है, क्या हो रहा है। जैसे कि लाइक ग्लोबलाइजेशन के मदद से हमको बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी होता है, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी होता है। पॉजिटिव चीज़ें लाइक ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन हमको बहुत सारा क्या मिलता है, बहुत सारा लाइक अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, लाइक जैसे कि खाने में
पहले हम कुछ पर्टिकुलर खाना खाते थे, आज हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, लाइक दैट। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का आपको इम्पैक्ट मेनली एक्सप्लेन करना है। व्हाट वाज द टास्क ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उसका क्या टास्क था, ठीक है, उसका मेन मिशन क्या था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बुक 1 से है, ठीक है, क्या वाले बुक से है। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसका मेन टास्क क्या था, ठीक है, उसका मेन काम क्या था। ऑब्वियसली स्टेट क्रिएशन करना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, उसके जो रिकमेंडेशन है वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 2 और 4 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। हाउ डज पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ ए नेशन अफेक्ट्स इट्स फॉरेन पॉलिसी? कैसे एक देश का पॉलिटिकल लीडरशिप उस देश की फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करता है, और कैसे उस देश का पॉलिटिकल लीडर क्या करता है, उसके फॉरेन पॉलिसी को क्या शेप करता है, फॉरेन पॉलिसी को बनाता है। जैसे कि मनमोहन सिंह के टाइम पे उसका जो लीडरशिप था, उस टाइम पे पॉलिटिकल जो लीडरशिप था उस टाइम पे फॉरेन पॉलिसी का कुछ ना कुछ हुआ होगा। मोदी जी के टाइम पे कुछ हुआ होगा। इनिशियली देखे तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, लाल बहादुर शास्त्री, हर वक्त में फॉरेन जो रिलेशन है वो कुछ अच्छा बुरा सब हुआ है, ठीक है। तो उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। स्पेशली इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो है उसको एक्सप्लेन करना है, स्पेशली 1950s के बाद जो हुआ था, ठीक है। उसके बाद द एमरजेंस ऑफ द बीजेपी एज ए सिग्निफिकेंट फोर्स इन द पोस्ट एमरजेंसी पॉलिटिक्स। पोस्ट एमरजेंसी दैट मीन्स 1977 के बाद जो बीजेपी का पॉलिटिक्स है, ओके, और आप कह सकते हो 1977 के बाद जो बीजेपी का पावर है उसका कैसे इंक्रीज हुआ, ठीक है, वो कैसे एज ए एमरजेंस हुआ, एज ए ग्रेट पार्टी, एज ए इंपॉर्टेंट पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल थिंक दैट मल्टीपार्टी सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए मल्टीपार्टी, यहाँ पे गलत हुआ है, मल्टीपार्टी होगा। मल्टीपार्टी ज़रूरत है सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए। इसको आपको एक्सप्लेन करना है लास्ट 30 ईयर्स में, दैट मीन्स आप कह सकते हो 1990 से लेकर आज तक 2024 में जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, उसमें आपको जो ये मल्टीपार्टी सिस्टम है इंडिया का, उसका फीचर्स आपको एक्सप्लेन करना है। इंडिया में पॉलिटिक्स में जो मल्टीपार्टी सिस्टम है वो कैसे सक्सेसफुल है अच्छे से डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन प्रोविजंस ऑफ पंजाब अकॉर्ड? पंजाब अकॉर्ड का मेन प्रोविजन क्या था, एंड इन व्हाट वे कैन दे बी द बेसिस ऑफ द फर्दर टेंशंस बिटवीन द पंजाब एंड इट्स नाइबरिंग स्टेट। एंड इस पंजाब अकॉर्ड की वजह से कैसे पंजाब एंड जो उसका नाइबरिंग हरियाणा, कश्मीर, राजस्थान के स्टेट में उस ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुआ, उस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। What are the various positions of the issue of the regional autonomy of the Kashmir? कश्मीर के रीजनल ऑटोनॉमी के लिए, कश्मीर का इंडिपेंडेंस के लिए आपको पता है इनिशियल स्टेज में बहुत हुआ है कि कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाओ, लाइक दैट, और बाद में भी इवन आज भी कश्मीर को लेके बहुत सारे इश्यूज है। तो यहाँ पे मेनली बताया गया कि कश्मीर जो ऑटोनॉमी है चाहता है उसको लेके आप एक्सप्लेन करें। Which of these do you think are justifiable? अब ये जो चीज़ है वो क्या सही है? अगर सही है उसका आंसर दो, अगर गलत है उसका भी आंसर आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसमें मेनली आपको कश्मीर जो इशू है, कश्मीर इशू को ही अच्छे से एलाबोरेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रीजन डिड द गवर्नमेंट गिव फॉर द डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी 1975? ऐसे कौन से रीजन थे जिसकी वजह से हमारे भारत सरकार ने 1975 में, दैट मीन्स 1975 में जो इंदिरा गांधी वाली सरकार थी, ऐसे कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी सरकार ने मेनली इमरजेंसी घोषित किया? तो यहाँ पे ये भी सीख लेना कि अच्छे से, यहाँ पे ये भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि इमरजेंसी के रीजन क्या थे, प्लस एज अ रिजल्ट इमरजेंसी की वजह से क्या क्या हुआ था। 1977 election for the first time saw that opposition coming into power at center. What would you consider the reason for the development? पहली बार हमको भारत के पॉलिटिक्स में देखा गया अपोजिशन, मतलब कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी पॉलिटिक्स में आया और सत्ता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेनली बताना है ऐसे कौन से रीजन्स थे जिसकी वजह से भारत में पहली बार, ठीक है, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में चेंज हुआ, आप कह सकते हो लाइक सरकार बदल हुआ, सरकार में चेंजिंग हुआ। व्हाट आर द रीजन्स, क्या था उसके पीछे, कौन था इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल, क्या हुआ एज ए रिजल्ट, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको कर लेना है। तो इमरजेंसी वाला टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक आवर वीडियो एंड दिस क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ये चैनल आपको क्लास 12 CUET एंड इन फ्यूचर आपको कॉलेज में भी बहुत हेल्प करेगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तब तक के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।